मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनी शिक्षण संस्थान यूपी 096। आज हम डब ब्लाइंडनेस के बारे में हिस्ट्री, मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट्स, कैटेगरीज के बारे में संक्षेप से जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी कॉमन पेपर की डब ब्लाइंडनेस का एक टॉपिक है, सब टॉपिक यूनिट के, जिसमें हम हिस्ट्री, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इफ़ेक्ट्स और कैटेगरीज यानी इतिहास डब ब्लाइंडनेस का, उसके अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होते हैं, कारण, प्रभाव क्या पड़ता है और उसकी श्रेणियां क्या होती हैं डब ब्लाइंडनेस की, इसके बारे में हम संक्षेप से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में बधिरांगता के इतिहास की बात करें तो बधिरांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए ब्रिटेन में सबसे अस्थाई स्कूल की स्थापना एडिनबरा में 1769 में की गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्रवण दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए 1817 में पहला विद्यालय, विशेष विद्यालय ओपन हुआ। मूक बधिर विद्यालय पहला सबसे मझगांव, मुंबई में स्थापित हुआ। और अगर हम देखें दृष्टिबाधितों के लिए सबसे पहला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ तो 1784 पेरिस में वैलेंटाइन हुई ने सबसे पहला विशेष विद्यालय दृष्टिबाधितों के लिए खोला। और अमृतसर में इनिसार्प ने दृष्टिबाधितों के लिए पहला विद्यालय खोला। और पहली अगर बधिरांग महिला की बात करें जो स्नातक डिग्री प्राप्त की है वो हेलन केलर हैं। हम दृष्टिबाधित और जो श्रवण बाधित विद्यालय थे, क्योंकि जो भी बधिरांग बच्चे थे वो कुछ समय तक अपनी शिक्षा दृष्टिबाधित विद्यालय, विशेष विद्यालय में लिया करते थे और कुछ समय तक श्रवण बाधित विद्यालयों में लिया करते थे। और संयुक्त रूप से वो अपने कैरियर को, अपनी शिक्षा प्रणाली को विशेषकर उन दोनों श्रेणियों में शिक्षित होकर तब वे अपने समग्र विकास के लिए जाने जाते थे। जैसा कि हेलन केलर जो बधिरांग थी और पहली स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली महिला थी। आइए हम कुछ इसके बारे में विशेष जानें। अगर हम बधिरांगता की अर्थ की बात करें, बधिरांगता एक ऐसी विकलांगता है जिसके अंतर्गत श्रवण व दृष्टि दोनों समस्याएं पाई जाती हैं, उन्हें हम बधिरांग कहते हैं। यह एक द्विसंवेदी क्षति होती है। द्विसंवेदी अर्थात कान और आँख में समस्या यानी दो इंद्रियों में समस्या पाई जाती है। इसे हम संवेदी विकलांगता भी कह सकते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसा कि हम हेलन केलर की चर्चा किए थे, हेलन केलर वह महिला थी जो बधिरांगता थी और इन्हें द्विसंवेदी विकलांगता थी। इन्होंने कुछ अपनी एक विशेषताएं रखी थी समाज में जिससे वे अनूठी रूप में जानी जाती थी। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ें को ना देखा जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है, बस उसे दिल में से महसूस करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। एक दूसरी स्लोगन था, मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूँगी जो मैं कर सकती हूँ। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती थी
और इस शिक्षिका भी के रूप में भी जानी जाती थी हेलेन केलर। अगर हम इसकी बधिरांगता की परिभाषा के बारे में देखें तो IDEA के अनुसार बधिरांगता से हम आशय श्रवण व दृष्टि दोष से हम कह सकते हैं कि उनमें श्रवण दोष होता है और साथ ही साथ दृष्टि अक्षमताओं से संबंधित शैक्षिक आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों का सहयोग नहीं प्रदान किया जा सकता। अर्थात हम दूसरी तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो भी दिव्यांगता है उन बधिरांगता में कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हों जिससे संप्रेषण व विकासात्मक अधिकतम आवश्यकताएं पैदा हों तथा उन्हें अल्प व दृष्ट गंभीर समस्याओं से ग्रसित होने के साथ साथ उपयुक्त अक्षमताओं से संबंधित शैक्षिक जरूरतों का सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी अर्थात अगर हम श्रवण बाधिता के साथ दृष्टि बाधिता की श्रेणी से कोई व्यक्ति ग्रसित हो उसे हम बधिरांग कहते हैं, डेफ ब्लाइंड कहते हैं, और हम कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जितनी भी शैक्षिक आवश्यकताएं या ज़रूरतें हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरा किया जा सकता है। हम एक दिव्यांगता की आवश्यकताएं तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम दुही सेंसरी लॉस डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। बधिरांगता एक ऐसी दुही संवेदी अक्षमता है जो संचार, दृष्टि, सामाजिकरण, गतिशीलता एवं मनोस्थिति ज्ञान, दैनिक कार्यों इत्यादि को प्रभावित करती है, जिसे हम बधिरांग बच्चों में संप्रेषण व शैक्षिक विकासात्मकता को भी प्रभावित करती है। उसे हम किसी विशेष तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। वही बात कि ये सभी चीज़ें अगर प्रभावित करती हैं, जो संवेदी अक्षमता है, तो हम किसी विशेष तरीके से उसे हम पूरा नहीं कर सकते। उसकी विकास की क्रिया को अगर प्रभावित करती है, संप्रेषण को प्रभावित कर रही है, गतिशीलता को प्रभावित कर रही है, तो हम उसे एक विशेषीकृत तरीके से हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि एक दृष्टिबाधित बच्चा है, अगर वो अपने समाज, वो छोटा है और समाज में वो चलना चाहता है और वो जैसे ही चलता है किसी वस्तु से टकरा जाता है, तो उसमें एक हीन भावना उत्पन्न होती है कि वह जैसे ही चलने का प्रयास करेगा वह किसी वस्तु से टकरा सकता है। और वहीं श्रवण बाधिता, न उसे कोई किसी चीज़ का आभास हो रहा है, न सुनाई दे रहा है, तो हम उस स्थिति से अवगत ही नहीं हो पाते। और साथ ही साथ अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसे हम कई सारी चीज़ों का आभास ही नहीं होगा, न उसे सुनाई देगा, न दिन रात का पता चलेगा, ना खेलने में, ना अक्षमताओं में, ना मोबिलिटी में, ना संप्रेषण में। उसका विकास होना अति आवश्यक और संभवतः जहाँ तक होना चाहिए वह डिसेबिलिटी द्विसेंसरी अक्षमता होने के कारण वह नहीं हो सकती है। अगर हम देखें इसके बधिरांगता के कुछ लक्षण देखें तो चलने फिरने में समस्या यानी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में गंभीर समस्या पाई जाती है। न वो चल सकता है, न अपनी स्थिति को भांप सकता है, न उसे सुनाई देगा, लेकिन वह अपनी अगर सेंसेस को और भी जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, बची हुई ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर वो अपनी बची हुई ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षित करता है तब वह कुछ चीज़ें समाज में समायोजन में पूर्ण कर सकता है। सुनने की समस्या, जैसा कि आप बधिरांग देख रहे हैं, सुनने की समस्या होगी, देखने की समस्या होगी, समायोजन की कमी होगी, एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, किसी वस्तु की स्थिति को समझने में समस्या होगी कि कैसी स्थिति में है, कैसी स्थिति में, दिन रात का पता ना कर पाने में,
हम एक सामान्य व्यक्ति होते हैं कि हमने सुन लिया कि रात है, हमने जान लिया कि दिन है, तो हमने देख लिया, सुन लिया। लेकिन एक डेफ ब्लाइंडनेस के लिए वो सभी चैलेंज के रूप में सामने आएंगी। एक दृष्ट एवं श्रव्य स्थितियों को समझने में समस्या, अर्थपूर्ण संप्रेषण में समस्या यानी कम्युनिकेशन में समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम देखें ये इफ़ेक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, संप्रेषण, खेलना, दिन रात में अंतर, पढ़ना लिखना सीखना, स्थितियों के संबंध में शीघ्र प्रतिक्रिया, बैठने, घुटना बल चलना एवं साधारण चलना, यानी एक जो बच्चा होता है एक साधारण रूप में चलना और एक डेफ ब्लाइंडनेस की स्थिति में वह स्थिति, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि वो चलेगा, जैसे ही चलने का प्रयास करेगा वो गिर जाएगा या टकरा जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना एक प्रभाविता जन्म लेगी। हम देखेंगे संप्रेषण में किस तरीके से संप्रेषण करते हैं कि हम उसके लिए खास करके टेडोमा मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोनों एक डेफ ब्लाइंडनेस के लिए खेलना, हम उन बच्चों को जब भी खेलने की स्थिति में ले आएंगे तब हम स्पर्शीय माध्यम से, उनके हाथ से, मूवमेंट से, टेडोमा मेथड से, उन्हें स्पर्शीय विधि से सिखाने का प्रयास हम करेंगे। पढ़ने लिखने में समस्या, हम लोग जब भी उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएं तब हम उन्हें अपने स्पर्शी इंद्रियों द्वारा टच करके सिखा सकते हैं। नीचे दी हुई स्लाइड में आपने देख रहे होंगे कि ये ब्रेल स्लेट है, लेकिन ये एक अनोखी ब्रेल स्लेट है। हम नीचे लिख भी सकते हैं, बीच में हम एक चित्र भी बना सकते हैं कि जैसा कि हम दिखाएं ये वाली स्थान में, अगर हम ये वाले स्थान में हम चित्र भी बना सकते हैं और हम यहाँ हम लिख भी सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही कई सारे, यहाँ ये दूसरी वाली ब्रेल शीट है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, जो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं हम बीच में चित्र बना देंगे, तो उससे एक दृष्टिबाधित यानी डेफ ब्लाइंडनेस जो वाला बच्चा है उसे वो स्पर्श दे करके उस चीज़ों को सीख भी सकता है। जिस तरीके से आपने इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक बच्चे को, एक डेफ ब्लाइंडनेस बच्चे को उस क्रिया में हाथ से कुछ चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ दिन रात, अगर एक सामान्य बच्चा है तो दिन रात को हम पहचान सकते हैं, लेकिन एक डेफ ब्लाइंडनेस बच्चा है उसके लिए कई सारी चैलेंजेस होती हैं, कई सारी, हम तो जान सकते हैं कि ये दिन हो गया, रात हो गई, क्योंकि उसे विज़न परसेप्शन भी नहीं होगा। अगर वो परसीव नहीं कर पा रहा होगा, आभास नहीं कर पा रहा होगा, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। अगर वो स्थिति को जांच ले रहा है, आभास कर ले रहा है, तो कुछ चीज़ें उसे पता चल जाएंगी कि लाइट विजन परसेप्शन है, तब उसे वह आभास हो जाएंगी कि अब रात हो गई है, अब दिन हो गया है। आप देख रहे होंगे कि एक सामान्य बच्चा घुटने के बल चलना सीख लेता है अपने माँ के इंस्ट्रक्शन द्वारा, लेकिन एक जो इसमें डेफ ब्लाइंडनेस बच्चा होता है वो किसी चीज़ को सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। जब तक हम उसे प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उसे कॉन्फिडेंशियल रूप में नहीं लेंगे, हम उसे, यह स्थिति उसे प्रभावित करती रहेगी। स्थितियों में संबंध स्थापित करना इस तरीके से, अगर हम अल्प स्थिति है, यहाँ पर अल्पतम स्थिति है, तब हम इस स्थितियों को शीघ्र प्रतिक्रिया में ले आ लेते हैं। जैसे कि अगर वो अल्प दृष्टि बाधित है, अल्प श्रवण बाधित है,
कुछ चीज़ें वो समझ ले रहा है, कोक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद, तब वह हल्की सी स्थिति में प्रभाविता संबंध ज्ञात करने में सक्षम होगा। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस की बात करें, तो जन्मजात बधिरांगता होती है। जन्म दो तरीके की कैटेगरीज हो सकती हैं, पहला जन्मजात बधिरांगता, दूसरा जन्म के बाद बधिरांगता। जन्मजात बधिरांगता जन्म से ही देख सुन ना पाना। नंबर 2 हो सकता है कि माँ को गंभीर समस्या हो, गंभीर रोग हो, जिसके कारण वो जन्मजात विकलांगता उत्पन्न हो, बधिरांगता उत्पन्न हो सकती है। वंशानुगत के रूप में अगर उसके परिवार में इस तरीके की विकलांगता है, तब बच्चे में बधिरांगता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि जन्मजात स्थिति के बाद बधिरांगता, जन्म के बाद बधिरांगता, तो 3 तरीके से लगभग हो सकती है। पहला दृष्टि, अल्पदृष्ट और दृष्टि बाधित के साथ जन्म लेना तथा किसी कारणवश श्रवण बाधित की समस्या आ जाना, जिससे कि बधिरांगता से ग्रसित हो जाना स्थिति में। दूसरा हो सकता है कि श्रवण बाधिता के साथ जन्म लेना और दृष्टि बाधिता और अल्पदृष्टि बाधिता की समस्या से ग्रसित हो जाना, जिससे डेफ ब्लाइंडनेस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन तीसरी एक सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीके की स्थिति होती है कि जिसमें उसके सामाजिक और अधिगम स्थिति को कम प्रभावित करती है, और वह डेफ ब्लाइंडनेस तो होता ही है लेकिन अल्पतम स्थिति में होता है, जिसमें उसको अल्पदृष्टि दोष और अल्प श्रवण दोष की स्थिति पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अधिगम यौन सामाजिक विकास बेहतर तरीके से हो जाता है। थैंक यू।